हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हां, आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को देखेंगे। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि अगर आप महाराष्ट्र सीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो इस चैप्टर से 7 to 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं तो भी यहां से 5 to 6 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जरा समझते हैं हमें पढ़ना क्या है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो टाइटल है ना, ये अपने आप में ही एक्सप्लेन करता है कि इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके बेसिस पे क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं हम कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए एक पेरेंट है। ठीक है, एक पेरेंट्स है और इसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, जो कि ट्रांसफर होके इसके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे, इनके बच्चों में आ जाएंगे। ठीक है, इनके ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। और इनहेरिडिटी को यानी कि इनहेरिटेंस को कौन परफॉर्म कराता है, यहां से पेरेंट्स से कैरेक्टर को कौन ट्रांसफर करता है इन ऑफस्प्रिंग तक, आपको पता है। जी हां, बिल्कुल, वो जीन होता है। ठीक है, क्या होता है, जीन होता है जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर को उनके बच्चों तक लाता है। अब ये जीन क्या होता है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो हम कह सकते हैं कि जो जीन है वो अल्टीमेटली क्या है, डीएनए है। ठीक है, जीन क्या है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का ही पार्ट है। तो जो मॉलिक्यूल है वो कौन है, डीएनए है। इनहेरिटेंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, माता पिता से उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बच्चों में आने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। और इसे लाता कौन है, जीन यानी कि डीएनए। तो जो मॉलिक्यूल यहां पर है वो क्या है, डीएनए है, और इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डीएनए के बेसिस पे कैसे इनहेरिटेंस होता है, कैसे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, यहां पे मैं और अभी आपको एक एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। सपोज कर लीजिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सपोज कर लीजिए मैं जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, इसे मैंने जनरेशन 1 कंसिडर किया, और जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है इसे मैंने जनरेशन 2 कंसिडर किया। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उन्हें मैंने जनरेशन 1 कंसिडर किया, और जो ऑफस्प्रिंग है, नया बच्चा है जो, उसे हमने कंसिडर किया जनरेशन 2। तो यहां पर एक और थ्योरी बनती है, क्या, द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, एंड दीज इनहेरिटेंस आर कैरिड आउट बाय जीन। ठीक है, और जीन क्या है, डीएनए है। तो हमें पता चल गया कि वो मॉलिक्यूल क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। तो चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं कि कैसे कैरेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए जरा देखते हैं। जो डीएनए होता है, ठीक है, जो हमारा डीएनए होता है, ये डीएनए क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करेगा आरएनए का, जनरली एमआरएनए का। ठीक है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए होता है। आरएनए तो कई प्रकार के होते हैं ना, बहुत सारे टाइप होते हैं उनके। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, तो जनरली आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और मेनली किसका, एमआरएनए का। ठीक है, फिर आरएनए से क्या बनेगा बच्चों, प्रोटीन। ठीक है, क्या बनेगा, प्रोटीन। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे आप किसी शादियों में जाते हो, जनरली मैं यही एग्जांपल देता हूं क्योंकि ये सबसे, मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, जनरली आप शादियों में जाते हो तो देखते रहते हो कि कोई एक ऐसा पर्सन रहता है जो आपको काफ़ी देरी से देख रहा है। कोई अंकल रहते हैं या कोई आंटी काफ़ी टाइम से आपको देख रहे होते हैं बड़े प्यार से। आप फिर, आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, आप फिर पूछते हो क्या हुआ अंकल जी, तो कहते हैं बेटा इधर आओ तुम। आप जाते हो, बोलते हो हाँ जी बोलिए। तो फिर वो कहते हैं कि आप उनके लड़के हो ना, आप उनके बच्चे हो ना, आपके पेरेंट्स के नाम लेके। ठीक है, तो आप कहते हो हाँ जी, आपको कैसे पता चला, कहते हैं बेटा बस पता चल गया। तो कैसे उनको पता चला, ज़रा बताइए मुझे, हमारे इधर तो लिखा नहीं है हमारे पेरेंट्स का नाम XYZ।
तो उन्हें कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज कि जो हमारे पेरेंट्स में डीएनए था वही डीएनए ट्रांसफर होकर कहां पे आ गया? हमारी बॉडी में। तो जैसा कैरेक्टर, जैसा बॉडी का कलर, आईज का कलर, फेशियल कर्वेचर, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच जैसा हमारे पेरेंट्स का था, बोलने का तरीका, उनकी चेहरे का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जैसा था वो डीएनए की वजह से था, वही डीएनए हमारे अंदर आ गया। तो हमारे जो कुछ कैरेक्टर होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, जब डीएनए एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है और एमआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है? देखिए बच्चों, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, एंड जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ओके, जरा समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RNA from DNA is called translation, while the process of formation of protein from RNA is called translation. ठीक है, जरा समझिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। ओके, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा और भी प्रोसेस होती है, ठीक है। जरा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, रेप्लिकेशन कहते हैं। तो जरा समझिएगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए from DNA is called transcription and the process of formation of protein from RNA is called translation। और जनरली किस RNA से बनता है बेटा जी? mRNA से। याद रखिएगा, जनरली किस RNA से? mRNA से, ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। ओके, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल दैट मीन्स, सेंट्रल डोग्मा दैट मीन्स सेंट्रल लॉ, ठीक है। डोग्मा दैट मीन्स होता है लॉ। इसे क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इन्होंने ये बताया था, जरा समझिएगा, जैसे पेरेंट में कोई डीएनए है तो डीएनए क्या करेगा? एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए जो प्रोटीन होता है उसी की वजह से हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म होती है, जो हमारी फिजियोलॉजी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन होती है। और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। तो सपोज करिए कि जो हमारा फादर है, ठीक है, कोई हमारे फादर है तो उनकी बॉडी का कलर डार्क है, सपोज इट डार्क इन कलर। यहाँ पे जो फादर है इसकी बॉडी का कलर क्या है? डार्क है, ठीक है। तो जो डीएनए यहाँ पे डार्क कलर था, ठीक है, डार्क कलर रिप्रेजेंट करता था, वो डीएनए ट्रांसफर होकर कहां पे आ गया? ऑफस्प्रिंग में आ गया, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग की भी बॉडी का कलर क्या होगा? डार्क होगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे देखिए जो पेरेंट्स में डीएनए था ये क्या करेगा? यहाँ पे डीएनए एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? मिलेनिन, ठीक है। मिलेनिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी की सरफेस जो होती है ना, इसमें मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो प्रोटीन यहाँ पे बनेगा पेरेंट्स में, वही प्रोटीन तो यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि डीएनए क्या है? सेम है, दैट्स व्हाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। तो देखिए, द जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव पॉजेस। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? देखिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। उसमें ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सके, यानी खुद से खुद का फॉर्मेशन कर सके। तो देखिए, क्या डीएनए खुद से फॉर्मेशन नहीं कर रहा है? देखिए, ये डीएनए है, ये खुद से खुद को बना रहा है। देखिए, खुद से खुद को बना रहा है, ठीक है। तो है नेक्स्ट देखिए, इट मस्ट बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए कैसा होना चाहिए? केमिकली और स्ट्रक्चरली कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लाइटली म्यूटेशन, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए? थोड़ा म्यूटेशन में भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो नए जीन्स नहीं बनेंगे, ठीक है, नए सेगमेंट्स नहीं बनेंगे डीएनए के, तो इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन इन द सेंस कि नई स्पीसीज नहीं बनेंगी, ठीक है। अगर डीएनए में चेंज नहीं होगा तो नई स्पीसीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत म्यूटेशन भी होना चाहिए। म्यूटेशन क्या है? पढ़ेंगे, सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ह्यूगो डिवरीज ने दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं,
इट शुड बी एबल टू ट्रांसफर इटसेल्फ टू नेक्स्ट जनरेशन। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो, ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या डीएनए यहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा है अपने ऑफस्प्रिंग में, जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो हम डीएनए को ही क्या करते हैं, एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं। बट नोट में यहां पे मैंने कुछ 3 पॉइंट्स यहां पे मेंशन करा है, जरा इसको देखिएगा। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, सो इट इज प्रिफर्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोला कि जो डीएनए होता है वो आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई हम उसे क्या करते हैं, एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रिफर्ड करते हैं। वैसे तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट कुछ वायरसेस वगैरह होते हैं जिनमें की जेनेटिक मटेरियल एक आरएनए होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट इज आरएनए बीइंग्स अनस्टेबल एंड म्यूटेट फास्टर। जो आरएनए होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होता है और फास्टली म्यूटेट करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरएनए जो होगा वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, बिकॉज इट इवॉल्व फर्स्ट, क्योंकि ये पहले एग्जिस्टेंस में आया, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ उससे पहले। ठीक है, जब यहाँ पे लाइफ क्रिएट हुई पूरी अर्थ पे, तो सबसे पहले क्या बना, डीएनए से पहले क्या बना, आरएनए बना। तो आरएनए ही क्या था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, जस्ट बिकॉज इट इवॉल्व फर्स्ट, ये पहले बना। फिर इसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए, फिर आरएनए से क्या बना, डीएनए बना। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप, हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम चलिए देखते हैं कि डीएनए कैसे प्रूफ हुआ कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, हमने यहाँ पे मेंशन किया है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तो इस पे एक्सपेरिमेंट नंबर मैंने 1 लिखा है। ठीक है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअल में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके प्रूफ करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे। पहला एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, सेकेंड वन एक्सपेरिमेंट किया था अवेरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने, एंड थर्ड वन जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसे किया था हर्सी एंड चैज ने। ये एक्सपेरिमेंट क्यों करने पड़े जरा समझिए। पहले बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। बहुत सारे ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिनका ये मानना था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एमआरएनए है, क्योंकि एमआरएनए पहले डेवलप हुआ है, पहले इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे जो कि सपोर्ट करते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए थे जिससे प्रूफ हो सका कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ना ही प्रोटीन है और ना ही एमआरएनए है, एक्चुअल में क्या है, डीएनए। तो उसमें हम पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया और प्रूफ किया कि जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इनके कंक्लूजन को लोगों ने माना नहीं। जरा देखते हैं, लेकिन हम पढ़ना पड़ता है हमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या दिया था, गिव प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखेंगे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम में, कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है किसने दिया था, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रिफिथ ने दिया था। ठीक है, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया था और माउस को लिया था, एक चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया था। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया था ये ह्यूमन में क्या कॉज करता था, निमोनिया। ठीक है, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर निमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ग्रिफिथ परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी विच कॉज निमोनिया डिजीज इन ह्यूमन एंड माउस। जी हाँ बच्चों, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये निमोनिया डिजीज कॉज करता है। और ग्रिफिथ ने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया था और किसको, माउस को लिया था। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अब जरा समझिएगा, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये जो बैक्टीरिया है, यस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अब जरा समझिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, 2 वैरायटी होती है। जैसे कोई मोबाइल आता है ना, मोबाइल, तो मोबाइल का जैसे सपोज करो रियलमी कोई ब्रांड है, तो एक आता है रियलमी 7 प्रो, ऐसा ना। तो वैसे ही जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसके भी 2
वैरायटी है कौन कौन सी, यस थर्ड और आर सेकेंड, याद रखेंगे यस थर्ड और आर सेकेंड, ठीक है। तो जो यस थर्ड है वो क्या है, स्मूथ है, कैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, ये वायरुलेंट है, वायरुलेंट दैट मींस ये डिजीज कॉज करता है। तो देखिए कॉज निमोनिया, कौन सी डिजीज कॉज करेगा, निमोनिया डिजीज कॉज करेगा, यानी खतरनाक है ना। तो आपको पता है हमारे यहाँ दरअसल इंडिया में एक प्रचलन है क्या कि जो 3 नंबर की चीजें होती है ना वो बड़ी खराब होती हैं, है ना। बहुत सारे फैमिली में तो ऐसा भी होता है कि मम्मी लोग ना 3 रोटियां नहीं देती बच्चे को खाने के लिए, कहते हैं दुश्मनों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए यस थर्ड, थर्ड है यानी डेंजरस है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं आर सेकेंड, आर सेकेंड कैसा है, आर फॉर रफ, जैसे यहाँ पे आपने देखा था यस फॉर स्मूथ, वैसे ही क्या है आर फॉर रफ, ठीक है ओके। ये नॉन कैप्सुलेटेड है और नॉन वायरुलेंट है, यानी कोई भी डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो देखिए डज नॉट कॉज निमोनिया, ठीक है। तो ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, निमोनिया कॉज नहीं करेगा, कौन, आर सेकेंड, देखते हैं ठीक है बच्चों कि यहाँ पर जो ग्रिफिथ थे उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और माउस को लेके। जो पहला एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया, जरा देखिए आप, यहाँ पे फिगर भी देखिए आप, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, जो पहला इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या इन्होंने किया बच्चों कि यस थर्ड को क्या किया, इंजेक्ट किया किसमें, माउस की बॉडी में, देखिए जरा, ठीक है। माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माउस क्या कर गया, हमारा डेड कर गया, मर गया। क्यों, क्योंकि यस थर्ड क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है ना, बीमारी कॉज करेगा। तो निमोनिया से जो हमारा माउस था वो क्या कर गया, डेड कर गया। फिर इन्होंने क्या किया, आर सेकेंड को इंजेक्ट किया माउस की बॉडी में, फिर हमारा क्या हुआ, माउस वो सरवाइव कर गया। क्यों सरवाइव कर गया, क्योंकि आप देखिए आर सेकेंड क्या है, नॉन वायरुलेंट है, यानी कोई भी निमोनिया कॉज नहीं करता, तो वो बीमारी से नहीं मरेगा। फिर क्या किया इन्होंने, जरा समझिए। तो अक्सर हमने सुन रखा है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारे दादा लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं क्या कि अगर पानी में कुछ भी है ना, थोड़ा सा जो अनकंफर्टेबल हो, जो आपके लिए हेल्दी ना हो, ठीक है, तो आप क्या करो, पानी को बॉयल कर लो, ठीक है, पानी को बॉयल करके पीना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है तो, ठीक है। तो इन्हें ये लगा कि जो यस थर्ड है ये डेंजरस है, तो एक बार इसे भी हम बॉयल करें, थोड़ा हीट करें इसे, ठीक है। तो फिर क्या किया इसे बच्चों, हीट किल्ड कर दिया, ठीक है, हीट किल्ड यस थर्ड किया, मींस ये जो यस थर्ड बैक्टीरिया था इसको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे इसे गर्म किया। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया। जब माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो हमारा माउस क्या कर गया, लाइव कर गया, सरवाइव कर गया। अब क्यों, क्योंकि इसमें जो केमिकल था वो क्या हो गया, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में बातें आ रही हैं। तो ये क्या हो गया, सरवाइव कर गया। अब जरा समझिएगा, फिर उसके बाद जो 4th एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, वो क्या किया, इन्होंने सोचा कि ये जो हीट किल्ड यस थर्ड है इसे भी इंजेक्ट करने पे हमारा माउस सरवाइव कर रहा है, जिंदा है। आर सेकेंड को भी इंजेक्ट करने पे हमारा माउस कैसा है, जिंदा है, ठीक है। तो क्यों ना हो कि हम इन दोनों को मिक्स करके लगा दें। तो इन्होंने जो 4th एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड यस थर्ड के साथ क्या ले लिया, आर सेकेंड, दोनों को मिक्स करके क्या किया, माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। देखिए माउस की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जब इंजेक्ट किया तो माउस हमारा क्या कर गया, डेड कर गया। लेकिन एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, सरवाइव करना चाहिए था माउस को हमारे। क्यों, क्योंकि देखिए हीट किल्ड यस थर्ड इंजेक्ट करने पे भी क्या हो रहा है, ये जिंदा है, और आर सेकेंड भी इंजेक्ट करने पर जिंदा था। तो जब दोनों को एक साथ मिलाकर लगाया माउस की बॉडी में तो भी सरवाइव करना चाहिए था, जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन डेड कर गया अनफॉर्चुनेटली। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों, देयर इज अ समथिंग प्रेजेंट इन हीट किल्ड यस थर्ड, ठीक है, देयर आर समथिंग प्रेजेंट इन हीट किल्ड यस थर्ड विच कन्वर्ट आर सेकेंड इनटू यस थर्ड। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों, जरा देखिएगा। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप हीट किल्ड यस थर्ड, ठीक है, हीट किल्ड यस थर्ड के साथ में आर सेकेंड को मिक्स करके माउस की बॉडी में इंजेक्ट करते हो तो क्या होगा, अभी भी इस हीट किल्ड यस थर्ड में कुछ तो प्रेजेंट है जो कि आर सेकेंड को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, किसमें, यस थर्ड में। इसीलिए यस थर्ड क्या होता है, वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट यानी डिजीज कॉज करता है। देखिए यस थर्ड कैसा है, डिजीज कॉज कर देगा, निमोनिया। तो जब आर सेकेंड यस थर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो
इसी कारण ये निमोनिया कॉज कर देगा हमारे माउस में और हमारे माउस की डेथ हो जाएगी। बात समझ में आई? तो जरा समझिएगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, इसी को बोला ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बोला। अच्छा, ट्रांसफॉर्म मतलब अपना रूप चेंज कर लेना, अपनी सारी फिजियोलॉजी चेंज कर लेना, ठीक है। R सेकेंड सीधा साधा था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एकदम जबरदस्त खतरनाक यस्थर्ड वाले में। कैसे, जरा समझिएगा। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपने मूवी देखी, एक हल्क मार्वल की मूवी होती है जिसमें एक सीधा साधा डॉक्टर रहता है ब्रूस बैनर, और वो हल्क में कन्वर्ट हो जाता है गुस्से में आके, ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो जो ब्रूस बैनर रहता है, ठीक है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हल्क में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्रूस बैनर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म दैट मींस कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसका एंगर। और यहां पे क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? डीएनए, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने बोला कि ये जो कुछ प्रेजेंट है ना हीट के लिए यस्थर्ड में, वो क्या है? डीएनए है। और डीएनए ही क्या कर रहा है? R सेकेंड को यस्थर्ड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसी को बोला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कैसे हवा हवाई बातें कर रहे हो, मुझे फिजिकल प्रूफ दो, कोई उसका एविडेंस दो कि जिससे प्रूफ हो कि यहाँ हीट किल्ड में हीट किल्ड जो यस्थर्ड है आपका, उसमें डीएनए ही है जो कि R सेकेंड को यस्थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका कोई ये फिजिकल एविडेंस नहीं दे पाए, ठीक है। तो इनके जो कंक्लूजन थे उन्हें तो माना गया, लेकिन सभी साइंटिस्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे किया अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि किया था किसने? अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टीज ने किया था, ठीक है। इसके साथ ये रॉकफेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है। इनके साथ मैककॉलिन भी थे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्रेडिट इन्हीं 3 साइंटिस्ट को मिला था। तो जरा समझिए इन्होंने क्या किया। जब ग्रिफिथ ने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उन्होंने बताया था कि कुछ तो हीट किल्ड यस्थर्ड में होता है जो कि R सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? यस्थर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और इसी को उन्होंने क्या बोला था? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। लेकिन जब साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए ग्रिफिथ से, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि भाई इतना मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ बेकार चला गया, ठीक है। तो वो जैसे ही डस्टबिन में ले जाके फेंकने वाले थे अपने पूरे सोल्यूशन को, तब तक वहां पे पहुंचे 3 बंदे। कौन? अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। उन्होंने बोला चाचा जी रुक जाइए, ये आपके लिए वेस्ट हो सकता है, हमारे लिए नहीं। ऐसा करिए, वो सारा चीज हमें दे दीजिए सोल्यूशन, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है भाई, साइंटिस्ट लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए तो ये वेस्ट है, तुम ही ले जाओ। तो जरा समझिएगा, उन सोल्यूशन को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, वहां से सारी चीजें निकाली, प्रोटीन निकाला, आरएनए निकाला, डीएनए निकाला, सब कुछ निकाला, वो सोल्यूशन निकाला, ये सोल्यूशन इन्होंने लिया, ठीक है। और इसके साथ साथ इन तीनों ने मिलकर 3 नए एंजाइम की डिस्कवरी की। कौन कौन से एंजाइम बच्चों? डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। डीएनएज क्या होता है? डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अगर डीएनए कुछ है, कोई भी अगर आपने डीएनए लिया है तो उस पर डीएनएज अगर एंजाइम डाल दोगे ना, तो वो जो डीएनए होगा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो आरएनएज एंजाइम क्या है? ये आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर आरएनए है केमिकल, उस पर ये एंजाइम आप डाल दोगे आरएनएज, तो वो आरएनए क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी डिस्ट्रॉय करता है। अब जरा समझिए, इन्होंने जो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में जो चीजें सोल्यूशन इन्होंने आइसोलेट किया था, हीट किल्ड यस्थर्ड और R सेकेंड, अब इन सॉल्यूशन पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया इन तीनों एंजाइम की हेल्प से, और प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। और इन्होंने पहली बार एविडेंस दिया था ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। जरा समझिए कैसे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही इजी वे में, होम साइंस से साइंस समझेंगे हम। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऐड किया। क्या? इसमें मैंने कुछ शुगर ऐड किया, ठीक है, और कुछ सॉल्ट, ठीक है, कुछ सॉल्ट ऐड किया मैंने। तो अब मुझे बताइए, अब इन दोनों को मैं क्या करूं? एक सोल्यूशन बना दिया मैंने, ये सोल्यूशन बनाया मैंने, ठीक है, ये सोल्यूशन बनाया मैंने, और मैं दूं कि लो भैया
पी लो इसको, तो तुम बताओ मुझे कि आपको कैसा टेस्ट लगेगा। आपको थोड़ा साल्टनेस भी आएगी, ठीक है, थोड़ा नमकीनपन लगेगा और थोड़ा सा स्वीटनेस भी आएगी, थोड़ा सा मीठापन भी लगेगा, ठीक है। फिर आपने कहा सर इसका टेस्ट बड़ा गंदा है, तो आप क्या करिए कि ऐसा करिए इसमें से स्वीटनेस निकाल दीजिए, थोड़ा साल्टी रहने दीजिए, साल्टी मुझे पसंद है, आप स्वीटनेस निकाल दीजिए। आपने बोला कि इसमें जो मीठापन है ना वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस सोल्यूशन को फेंकूंगा नहीं, लेकिन मैंने इसमें एक केमिकल डाला, ठीक है, मैंने एक ऐसा केमिकल डाला जो कि साल्टनेस को खत्म कर देता था। आपने बोला था सर साल्टनेस को रहने दीजिएगा, मीठेपन को खत्म करना है, लेकिन मैंने इसमें एक ऐसा केमिकल डाला जो कि साल्टनेस को खत्म कर दिया, ठीक है, फिर मैंने आपको दिया। तो आपको क्या लगेगा इस सोल्यूशन को पीने के बाद? आपको लगेगा कि सर ये तो अभी भी मीठा है। मैं बोला अच्छा भैया ठीक है, गलती हो गई, फिर क्या करना है, फिर मैं एक ऐसा केमिकल डालूंगा जो कि इसमें प्रेजेंट शुगर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर मैं वो सोल्यूशन आपको दूंगा पीने के लिए। फिर अगर आप इसे ड्रिंक करते हो तो क्या आपको मीठापन आएगा, क्या आपको स्वीटनेस आएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जरा समझिए, सेम ही यहां पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हीट किल्ड यस थर्ड और आर सेकेंड, इनमें तीन ही चीजें थी, क्या क्या लोगों का मानना था, या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है, वो मटेरियल जो कि आर सेकेंड को यस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पहले एंजाइम का यूज किया प्रोटीएज। अब प्रोटीएज क्या करेगा, इसमें प्रेजेंट जो भी प्रोटीन है उसे क्या करेगा, डिसफंक्शन कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। बात समझ में आई? फिर क्या होगा, जब इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम का इस सॉल्यूशन में, ठीक है, इस सॉल्यूशन में जब प्रोटीएज एंजाइम का यूज किया तो भी क्या हो रहा था, आर सेकेंड यस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो कभी भी आर सेकेंड को यस थर्ड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटीएज यानी कि प्रोटीन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं था। बात समझ में आ रही? जैसे आपने इस सॉल्यूशन को क्या किया था बच्चों, ड्रिंक किया था ना, ठीक है, तो जो स्वीटनेस के लिए आपने बोला था कि सर स्वीटनेस मुझे नहीं चाहिए, मैंने क्या डिस्ट्रॉय किया था, साल्ट तो दिया था, अभी भी आपको स्वीटनेस आ रही थी, क्यों? क्योंकि अभी तो शुगर इसमें था, है ना। उसी तरह जो प्रोटीन को आपने इसमें डाइजेस्ट किया था, ठीक है, जो मटेरियल आर सेकेंड को यस थर्ड में कन्वर्ट किया था उसको आपने डाइजेस्ट नहीं किया था, आपने प्रोटीन को किया था, किसी दूसरे को डाइजेस्ट किया था, ठीक है। तो जो प्रोटीन को आपने डाइजेस्ट करके देखा तो क्या हुआ, फिर भी आर सेकेंड यस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि प्रोटीन क्या नहीं हो सकता, जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए, फिर उन्होंने क्या किया, आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज क्या करेगा, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी आरएनए को क्या करेगा, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जब इसमें पूरी तरह से आरएनए को भी डिस्ट्रॉय कर देगा तो भी फिर देखा इन्होंने कि आर सेकेंड फिर भी यस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, यानी अगर इसे माउस की बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा, माउस की डेथ हो जाएगी ड्यू टू निमोनिया, ठीक है बच्चों, जरा समझिएगा। यानी अभी भी क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन बच्चों अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको शुगर नहीं चाहिए थी ना, इस सॉल्यूशन में शुगर नहीं चाहिए थी, तो जब मैंने शुगर को डिस्ट्रॉय करने वाला इसमें केमिकल डाला, फिर क्या हुआ, जब मैंने आपको ड्रिंक करने के लिए दिया था तो क्या नहीं आई थी, आपको स्वीटनेस नहीं आई थी, मीठापन नहीं आया था। अब जरा ध्यान दीजिए, अब एक ही बचा था हमारा मॉलिक्यूल, वो क्या था, डीएनए। तो जब हमने इसमें उपस्थित डीएनए को क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीएनएज एंजाइम, तो क्या हुआ, आर सेकेंड यस थर्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। जिसके कारण स्वीटनेस आ रही थी उसी को आपने डाइजेस्ट कर दिया था, तो आपको स्वीटनेस नहीं आ रही थी, मीठापन नहीं आ रहा था। तो जिसके कारण आर सेकेंड, ठीक है, जिसके कारण आर सेकेंड यस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा था उसी को आपने डाइजेस्ट कर दिया, डिसफंक्शन कर दिया, तब क्या होगा बेटा जी, आर सेकेंड यस थर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अकर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, नहीं हुआ। तो इससे इन्होंने ये प्रूफ किया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, डीएनए है, यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट करिए, मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, दे प्रूव डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल because
because it is responsible for transformation, because it is responsible for transformation. ओके, अब इतना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, प्रूव भी कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, अभी भी हम नहीं मानेंगे कि क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर एक फाइनल एक्सपेरिमेंट किया गया हर्शी एंड चैस के थ्रू। ठीक है, चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए और हम फाइनल इसके बाद एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि जो फाइनल एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ना कि आरएनए और प्रोटीन। तो जरा समझिएगा, इसे मॉलिक्यूलर बेसिस पर दिया गया, क्योंकि आपको पता है जो हमारी बॉडी होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, या तो वो प्रोटीन हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो डीएनए हो, ठीक है, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक लेवल पर एविडेंस दिए गए। ठीक है, जरा समझते हैं किसने दिया था? हर्शी एंड चैज ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था बच्चों? देखिए, दे वर्क ऑन स्क्रीचिया कोलाई एंड बैक्टीरियोफेज। स्क्रीचिया कोलाई क्या है बच्चों? स्क्रीचिया कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, याद रखिएगा। अब जरा समझिए, बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। फेज दैट मीन्स इंगल्फ करना, फेज दैट मीन्स इंगल्फ करना, बैक्टीरियो दैट मीन्स बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, खा जाता है, या फिर उसे क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जरा इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, ये जो आउटर हेक्सागोनल जो आप देख रहे होंगे, इसका हेड, ये किसका बना है? प्रोटीन कैप्सूल का। और प्रोटीन में क्या होता है बच्चों? सल्फर होता है। प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है। और इसके मिडल में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस होता है। बस इतना याद रखिए। और डीएनए के सारा केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ाऊंगा, डीएनए के फीचर्स भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, नोट एकदम परफेक्ट मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। ठीक है, बस अभी के लिए बस इतना समझिए कि जो प्रोटीन कैप्सूल होता है उसमें क्या होता है? सल्फर होता है। यस फॉर सल्फर, एटॉमिक नंबर 16। और यहां पर देखिए जो डीएनए है उसमें क्या होता है? फास्फोरस, है ना, P फॉर 15, दैट मीन्स 15। ठीक है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, आगे जरा देखिए, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया बच्चों? पहला जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया? एक बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज में मैंने सिर्फ प्रोटीन को दिखाया और इसके अंदर देखिए डीएनए भी है। तो पहले प्रोटीन पर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कैसे? क्योंकि ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे उनका यह मानना था कि डीएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या तो फिर क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, पहले क्या किया बच्चों कि ये बैक्टीरियोफेज लिया और इस बैक्टीरियोफेज को, ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज को बच्चों इंटर कराया कहां पे? इस बैक्टीरियोफेज को इंटर कराया एक रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में। कहां पे बच्चों? रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम। देखिए आप यहां पे यस-35 है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 32 एटॉमिक मास, सॉरी। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। एटॉमिक नंबर मास कितना होता है? 32। ठीक है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है, यस-35। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो जब इस बैक्टीरियोफेज को इसमें कल्चर किया जाएगा, इसमें ग्रो किया जाएगा, तो ये जो यस-35 है ये इसके प्रोटीन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जब इस बैक्टीरियोफेज को इसमें कल्चर किया जाएगा, ठीक है, बहुत जनरेशन तक, तो क्या होगा? ये यस-35 क्या होगा? इस नॉर्मल सल्फर की जगह ले लेगा, यानी प्रोटीन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहां पे जो प्रोटीन बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो प्रोटीन बनेगा उसमें नॉर्मल सल्फर नहीं होगा। क्या होगा बच्चों बताइए? यस-35 होगा, यानी कि रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर है। अब इस रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसे जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में देखते हैं ना, तो वो साइन करता है, चमकता है। ठीक है, तो उसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जरा समझिए, फिर इस बैक्टीरियोफेज को क्या किया गया बच्चों? इस बैक्टीरियोफेज को यहां पर इंफेक्शन कराया गया। ठीक है, यहां पे देखिए एक एस्क्रिचिया कोलाई है और इसका ये बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है, तो इस पर जब इंफेक्शन कराया गया, देखिए ये बैक्टीरियोफेज आकर इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठ गया।
जब यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा तो इस जरा आप ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रोटीन पर क्या है बच्चों, प्रोटीन पर क्या है यस35, क्या है यस35। तो जब इसने इन्फेक्शन किया यहाँ पर, इस बैक्टीरिया पर जब इसने इन्फेक्शन किया तो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर हुआ, इसका डीएनए, क्या बच्चों ट्रांसफर हुआ, डीएनए ट्रांसफर हुआ, यानी कि प्रोटीन कैप्सूल कहां रह गई, बाहर रह गई। ठीक है, तो जब इस बैक्टीरिया, जब इस इस्क्रिचिया कोलाई को एनालाइज किया गया, जब इस पर देखा गया तो इसके अंदर क्या मिला तुम्हें, एक नॉर्मल डीएनए मिला। ठीक है, जो प्रोटीन था वो कहां था, बाहर मिला। यानी कि कभी भी वायरस से, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है, यहां से कभी भी प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है। कहां पे, बैक्टीरिया में। यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या नहीं ट्रांसफर होता, प्रोटीन। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। यहां पर इन्होंने क्या किया, देखिए ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज में डीएनए है, और डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस। क्या होता है डीएनए में, फास्फोरस। जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस बैक्टीरियोफेज को हमने इस रेडियो एक्टिव मीडियम में, रेडियो एक्टिव मीडियम अभी यहां पे किसका है, P32। ठीक है, ये फास्फोरस का रेडियो एक्टिव मीडियम है। जब इसमें कल्चर किया तो यहां पर जो बैक्टीरिया निकलेगा, यहां पे जो बैक्टीरियोफेज निकलेगा वो क्या होगा, इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए में क्या होगा, P32। समझ में बातें आ रही हैं, यानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये जो डीएनए है कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जब इस बैक्टीरियोफेज को आप इस रेडियो एक्टिव मीडियम में कल्चर करेंगे तो पी कहां पे होता है, डीएनए में, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, डीएनए में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये रेडियो एक्टिव हो गया, तो जब इसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से एनालाइज करोगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, तो क्या होगा, ये चमकेगा, फास्फोरस जो होगा ना शाइन करेगा। ठीक है, आसानी से। अब जब जरा समझिएगा, इसका इन्फेक्शन कराया गया, जब इस बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन कराया गया यहां इस्क्रिचिया कोलाई पे, तो क्या हुआ, फिर से देखिए यहां पर जो डीएनए था इस बैक्टीरियोफेज का, ये ट्रांसफर हो गया। ये जो डीएनए था कैसा था बच्चों बताइए, इस डीएनए में रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर हो गया तो ये जो डीएनए यहां पे ट्रांसफर हुआ बच्चों, ट्रांसफर हुआ डीएनए, और इस डीएनए में क्या है, P32। गेटिंग, इसमें P32 है। तो जब इस इस्क्रिचिया कोलाई को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि इसमें फास्फोरस जो था वो चमक रहा था, शाइनिंग कर रहा था। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि वायरस से, ये जो वायरस है ना, बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, तो इस वायरस से क्या हुआ, ट्रांसफर कभी भी इस्क्रिचिया कोलाई में क्या होता है, डीएनए होता है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। क्यों, क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसे लाता कौन है, आपने बोला था सर जीन लाते हैं। जीन क्या होते हैं बच्चों, डीएनए होते हैं। तो देखिए यहां पे जो जनरेशन 1 है वो क्या है, हमारा बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस, और जो जनरेशन 2 है वो क्या है, इस्क्रिचिया कोलाई। तो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 तक कौन आ रहा है, डीएनए आ रहा है। तो डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर मैंने एक कंक्लूजन लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन क्या है, बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए अपने साथ रखता है, उसके साथ अगर इन्फेक्टेड होता है, पॉजेज रेडियो एक्टिव फास्फोरस। जी हां, अगर रेडियो एक्टिव वाले, अगर आप रेडियो एक्टिव वाले अगर वायरस के साथ इसका इन्फेक्शन करा देते हो इस बैक्टीरिया का, तो इस बैक्टीरिया में आपको क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव फास्फोरस मिलेगा। आगे देखिए, दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन नॉट इंटर इनटू द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस। ठीक है, आप देख रहे हैं इस वायरस से इस बैक्टीरिया में प्रोटीन इंटर नहीं कर रहा है, प्रोटीन तो बाहर ही रह जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। जी हां, इस वायरस से बैक्टीरिया में कौन ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके,
और बाकी का जो आगे का टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और बहुत सारी ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो प्लीज़ जाके उसे विजिट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और हमें एक थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है, जिससे हमारा भी मन करे कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाता रहूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।